हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करते हैं 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब हमें हमारी डेली लाइफ में जो भी हम खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें जो भी हमें खट्टा है, कड़वा है, टेस्ट आता है, वो सब हमारा एसिड और बेस की वजह से आता है। एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड और बेस केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे खाने में कड़वा या फिर खट्टा टेस्ट आता है। सबसे पहले हम पता करते हैं कि एसिड क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड हमारे जो टेस्ट में होते हैं वो खट्टे होते हैं, जिसकी वजह से हमें खाने में खट्टा टेस्ट आता है। सेकेंड वो पॉइंट इज दैट कि आपका एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड पेपर। एसिड होता है वो क्या करता है कि आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। अब ये ब्लू लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पेपर होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं कि हमारा ये एसिड है या बेस है। तो जैसे ही हम एक ब्लू लिटमस पेपर को आपके एसिड में डिप करते हैं तो वो आपका रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे एसिड होते हैं टर्न ब्लू लिटमस टू रेड में उसको चेंज करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज एसिड गिव्स एस पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस क्या होता है? मतलब वाटर सोल्यूशन। अब क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो एक एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। उसके अंदर एसिड क्या कर जाता है? डिसोशिएट होके एच पॉजिटिव आयंस देता है। तो एसिड्स गिव एच पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। जो एसिड होता है वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर बहुत सारे एच पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज एसिड कोरॉइड मेटल्स। दो हमारे एसिड होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। एसिड क्या करते हैं? हमारी मेटल्स को कोरोड कर देते हैं, उनको रस्ट कर देते हैं, कोरोजन कॉज करते हैं। इसलिए हमें बहुत जगह लिखा होता है कि एसिड इज़ डेंजरस। तो इसलिए एसिड होता है वो डेंजरस होता है क्योंकि वो हमारी मेटल्स को या फिर हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। मेटल्स को वो कोरोड कर देता है। नेक्स्ट इज आपके एसिड होते हैं वो आपके चार टाइप्स के होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl है, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। Second one is H2SO4, that is sulfuric acid. Third one is HNO3, that is नाइट्रिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, सेकेंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड वन इज नाइट्रिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो हमें एच पॉजिटिव आयंस, जब इनको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एच पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब हम एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, अगर वो बहुत सारे एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में अगर एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं तो उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सेकेंड वन इज वीक एसिड। वीक एसिड्स क्या होते हैं? जैसे CH3COH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। सेकेंड वन इज ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये एसिड्स हमारे वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड्स क्यों होते हैं? जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, एक्वस सोल्यूशन में होते हैं, तो एच पॉजिटिव जो आयंस होंगे वो बहुत लेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम वीक एसिड्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो एक्वस सोल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में एच पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। और वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमारे एक्वस सोल्यूशन में बहुत लेस अमाउंट में एच पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं, उनको हम वीक एसिड बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन इज हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है और एक डाइल्यूट एसिड होता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या आता है? मोर अमाउंट ऑफ एसिड होता है, मोर अमाउंट ऑफ एसिड होता है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर होती है। ध्यान से देखो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में ज़्यादा अमाउंट में एसिड होता है और कम अमाउंट में पानी होता है, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। सेकेंड वन इज डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में इसके अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, लेस अमाउंट ऑफ एसिड एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड ज़्यादा होगा और डाइल्यूट में मतलब कि एसिड कम होगा, पानी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। जो यहाँ पे देखो हम क्या करें, स्पीकर में मोर
एसिड एडेड, ज़्यादा एसिड ऐड कर रहे हैं और पानी कम है, तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हुआ। और यहाँ पे देखो लेस एसिड एडेड, यहाँ पे हम एसिड कम डाल रहे हैं, वाटर ज़्यादा है, तो इस तरीके से ये हमारा डाइल्यूट एसिड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड ज़्यादा होता है और डाइल्यूट एसिड में एसिड कम होता है, पानी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये, आई होप आपको क्लियर हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन इज बेस क्या होते हैं। अब हमने एसिड के बारे में पता किया, अब हम बेस के बारे में पता करते हैं बेस क्या होते हैं। बेस जिस तरीके से हमारे एसिड होते हैं दैट आर द सोर इन द टेस्ट, वो हमारे खट्टे होते हैं, तो बेस क्या होते हैं, बेस आर द बिटर इन द टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट। जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं, अगर हमें खाने में उसका कड़वा टेस्ट आ रहा है, जैसे करेला है कड़वा टेस्ट आ रहा है, तो मतलब क्या है उसमें बेस प्रेजेंट है, इसी वजह से हमें उसका बिटर टेस्ट आता है, कड़वा टेस्ट आता है। सेकेंड वन इज आपका दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये भी आपका एसिड का बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट हो रहा था एसिड में, इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा रेड लिटमस पेपर को हम बेस में डालते हैं, बेस के सोल्यूशन में डालते हैं, तो वो आपका ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे बेस क्या होते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि दैट इज बेस। नेक्स्ट है कि आपका दे गिव्स OH नेगेटिव आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। एसिड क्या करते थे, H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। आई रिपीट अगेन, जो एसिड के केस में H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं उनको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और इस तरीके से बेस को जब हम एक्वस सोल्यूशन में मिक्स करते हैं तो उसमें OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं, इनको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयंस, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयंस। दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर स्लिपरी एंड सोपी इन द टच। ये क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेस बेस है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इनको हम जैसे ही टच करते हैं बहुत सोपी है, बहुत सॉफ्ट सा टच महसूस होता है, बहुत स्लिपरी होते हैं, जैसे साबुन होता है, हमें हाथ से स्लिप भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे जितने भी बेसिस होते हैं वो स्लिपरी नेचर में होते हैं, सोपी, बहुत सॉफ्ट टच आता है इनका। आई होप आपको बेस के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज, अब क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, इसी तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जैसे ही हम इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये OH नेगेटिव आयंस देते हैं, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, जो ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सोल्यूशन में, ज़्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट आर द वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक बेसिस में क्या होगा, जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम वीक बेस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, दैट इज एल्कलीज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो इसमें एल्कलीज क्या होती हैं, दीज आर द बेसिस, ये क्या होते हैं, ये हमारे बेसिस होते हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर। पता है क्या होता है कि सारे के सारे बेस पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन कुछ बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। जो बेसिस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं। Remember one thing, all bases are not soluble in water, but some bases are soluble in water which are called alkalis, उनको हम alkalis बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस में डिफरेंस क्या होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होता है कि जो हमारे H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस है वो ज़्यादा रिलीज होंगे। जैसे आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस में देखो सारे के सारे जो आयंस है वो डिसोशिएटेड हो गए हैं, लेकिन वी बेस में ये क्या होंगे, अनडिसोशिएटेड है, डिसोशिएट नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए हैं, OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं हुए। तो स्ट्रॉन्ग बेस में ये डिसोशिएट होके सारे के सारे OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो जाते हैं और आपके वीक बेस में रिलीज नहीं हो पाते हैं, इसीलिए आपका स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में ये डिफरेंस है।
अब क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब देखो नाम से पता चला, इंडिकेटर्स, इंडिकेट करना, किसी भी चीज़ के बारे में डिनोट करना क्या होता है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमारे? इंडिकेटर टेल अस वेदर इज सब्सटेंस एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर और ऑडोर। अब क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी केमिकल्स है वो एसिड है या बेस है। कैसे पता चलेगा? या तो उनका कलर में चेंज आ जाएगा या उनकी ओडोर। ओडोर क्या होता है कि स्मेल में चेंज होना, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स टेल्स वेदर ए सब्सटेंस, इंडिकेटर्स हमें ये बताते हैं कि जो हमारा सब्सटेंसेस हैं, जो हमारे केमिकल्स हैं, वो एसिड है या फिर बेस है। कैसे? या उनका कलर चेंज हो जाएगा या ऑर्डर। जैसे अभी हमें लास्ट में भी बात की है लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर भी एक तरह से हमारा इंडिकेटर है। लिटमस पे एसिड में कैसे बताता है कि वो हमारे जो रेड लिटमस पेपर को जैसे ही हम एसिड सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उससे क्या पता चलता है, वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। जैसे ही वो रेड कलर में चेंज हुआ तो उसने इंडिकेट किया है कि ये केमिकल है, ये केमिकल सब्सटेंस है, आपका एक एसिड है। तो इस तरीके से जो लिटमस पेपर है वो भी हमारा एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। ऐसे ही बेस में क्या हुआ है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, इंडिकेट करता है कि दैट केमिकल और केमिकल सब्सटेंस इज बेस। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया। अब इंडिकेटर्स भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज आपका नेचुरल इंडिकेटर। नाम से पता चला जो हमें नेचर से मिला है। इंडिकेटर्स है जो हमें नेचुरली प्रोड्यूस हुआ हमारे नेचर में, उसको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। जो हमारे इंडिकेटर्स हमें नेचुरली प्रोड्यूस हुए, हमारे नेचर ने हमें दिया है, उसको हम बोलते हैं आपका नेचुरल इंडिकेटर। जैसे एग्जांपल है लिटमस है, रेड कैबेज है, ऑनियन है, वनीला है, क्लोव है, ये सारे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये भी एक तरीके से हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। ये हमें कैसे बताते हैं कि हमारा जो केमिकल है या फिर केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो एसिड है या बेस है। तो इसमें हमारा ओल्फैक्टरी में क्या होगा, सब्सटेंसेस विच चेंज देयर ऑडोर विद द एसिड एंड बेस। इसमें क्या होता है कि ये हमारे जो ओडोर चेंज हो जाती है, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। एसिड के साथ कुछ और ओडोर होगी और बेस के साथ कुछ और होगी। तो उनको जो हमारे इंडिकेटर्स उसकी स्मेल चेंज करके बताते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, तो उसको हम बोलते हैं हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे हमारा अनियन है, वेनिला है, क्लोव है। अब किसी भी केमिकल सब्सटेंस के हमारे नेचर 3 होता है, या वो एसिडिक होगा या वो बेसिक होगा, वो न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब वो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। जो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, इनके नेचर के बारे में बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, वो सब हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। थर्ड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हम मैन मेड है, जो हमने खुद ह्यूमन बींग्स ने उनको प्रोड्यूस किया है, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरीज। हमने खुद बनाया है उनको लैबोरेटरीज में, तो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं आपके 2 ही सिलेबस में, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। Synthetic indicators which are produced by the man in the laboratories are called the synthetic indicators. नेक्स्ट वन इज हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। जो हमारे एसिड और बेस है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो नया जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। अब हमें ये अच्छे से पता है कि हमारे जितने भी एसिड होते हैं उनके पास हाइड्रोजन होता है, दैट इज H पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। अभी मैंने आपको बताया। तो जब भी कोई भी मेटल है एसिड से रिएक्ट करती है, मेटल प्लस एसिड, ये आपकी जो इक्वेशन है वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल प्लस एसिड क्या देता है हमें? सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस है। ये आप जो इक्वेशन है ये अपने माइंड में फिट कर लो। मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड तो आपका हमेशा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होगी। अब आपका सॉल्ट कौन सा प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड करता है आपका कौन सा एसिड यूज हुआ है, कि आपका सोल्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन द विच एसिड यू यूज्ड। जैसे अगर हमने
HNO3 अभी बताया मैंने, HNO3 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक एसिड। अगर हमने नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया तो जो हमारा सोल्ट प्रोड्यूस होगा वो नाइट्रेट सोल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड एज एसिड यूज़ किया है तो आपके वहाँ पे सल्फेट सोल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। इसी तरीके से अगर हमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया है तो आपके क्लोराइड सॉल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, नाइट्रिक एसिड के केस में आपके नाइट्रेट सोल्ट प्रोड्यूस होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आपके सल्फेट सोल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में आपके क्लोराइड सोल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसे अब इसको हम एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब आपकी मेटल और एसिड रिएक्ट करती हैं तो सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम कैसे पता चलेंगे कि हमारी हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस हुई है, ये हम पता करते हैं एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब जिंक Zn ये हमारी एक मेटल है, H2SO4 अभी बताया मैंने एक सल्फ्यूरिक एसिड है, जब आपका ये रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट आपका ये एक सोल्ट है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। अब देखो ये रिएक्शन हुई तो कैसे हुई, यहाँ से जिंक ने क्या किया है, एसिड में से हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद को उसकी जगह रख दिया है। जिंक रिप्लेस द हाइड्रोजन, जिंक ने रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया है और खुद को उसकी जगह रख दिया। तो ये आपका जिंक सल्फेट बन गया। ये वाली हाइड्रोजन आपकी H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाती है बाहर। ओके, अब देखो, अब हमें हाइड्रोजन गैस निकली है तो हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस ही निकली है। अब देखो इसको हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझते हैं। अब देखो ये हमने एक यहाँ पे ट्यूब ली है, इस ट्यूब में देखो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है हमने। अब अभी मैंने बताया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड द लेस अमाउंट ऑफ एसिड। और यहाँ पे ये छोटे छोटे आपको जो पीसेस दिख रहे हैं इसके अंदर, ये हमारे जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं, जिंक के पीसेस हैं, जिंक मेटल के छोटे छोटे टुकड़े हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने इसको एक ट्यूब में डाला है तो यहाँ पे रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई है। जो आपका जिंक सल्फेट है दैट विल बी सेटल डाउन इन द ट्यूब, और जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो ये जो हमने एक अलग से पाइप है, डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट की हुई है, इसके थ्रू आ जाएगी। हमने यहाँ पे क्या किया, एक बीकर लिया है जिसके अंदर हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन लिया। तो जैसे ही आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है, बढ़ती है रिएक्शन, तो हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में इस पाइप के थ्रू आनी शुरू हो जाती है और इस सॉफ्ट सॉल्यूशन में से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। जैसे ये आपके बबल्स, छोटे छोटे बबल्स आपके निकल रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से अब ये बबल्स के, अब हमें कैसे पता चलेंगे कि ये गैस जो निकल रही है बबल्स की फॉर्म में ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। तो इसके लिए पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेते हैं। ये आपकी यहाँ पे हमने बर्निंग कैंडल ली है। तो जैसे ही हम बबल्स के पास, इस बबल के पास इस कैंडल को लेके जाते हैं तो ये बबल्स फूट जाते हैं और एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एकदम से पॉप की आवाज़ आती है। तो इस तरीके जो हाइड्रोजन गैस है वो हमेशा पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये हमारी हाइड्रोजन गैस ही है। हाइड्रोजन गैस को कैसा पता करेंगे, जैसे ही हमारे सॉफ्ट सोल्यूशन में से बबल्स बाहर आएंगे, हम एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे वहाँ पे, और बर्निंग कैंडल से वो आपके बबल्स हैं वो फूट जाएंगी और एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि ये हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो हमारी जो जब भी कोई मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो क्या बनता है, हमेशा हमारा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे ही आपकी जिंक मेटल ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट आपका एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है विद द पॉप साउंड। आई होप आपको ये आपका एक्सपेरिमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मेटल्स है बेस के साथ रिएक्ट करती है। अब हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया है कि एसिड के साथ जब भी हमारी मेटल रिएक्ट करेंगी तो आपका सॉल्ट और आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से जब हमारी मेटल्स हैं बेस के साथ रिएक्ट करेंगी वहाँ पे भी जो हाइड्रोजन गैस का ही रिप्लेसमेंट होगा, हाइड्रोजन जो एटम्स है वो मेटल डिस्प्लेस करेगी। एसिड में भी क्या हुआ है,
कि एसिड में भी आपके जो मेटल ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे भी मेटल्स में भी आपका अवेलेबल जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेसमेंट होगी, यहाँ पे भी सोल्ट ही बनेगा और यहाँ पे भी आपकी हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी। अब देखो बेस, ये आपकी केमिकल इक्वेशन है, बेस प्लस मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस सेम चीज़ ही यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब फॉर एग्जाम्पल है, जब आपकी आपने अभी रिसेंटली किया है मेटल जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द बेस। अब देखो यहाँ पे मेटल जो हमारी जिंक है, ये वाली जिंक मेटल है, इसने हमारा जो बेस लिया है NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड में से मेटल को हटा दिया है, सॉरी हाइड्रोजन को हटा दिया है। जिंक ने क्या किया, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हटा दिया है यहाँ से और हाइड्रोजन गैस की रिलीज हो गई है। तो रिएक्शन कैसे होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के बीच। तो यहाँ पे ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, जिंक लिया, तो इस जिंक ने किया है इस हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो गई है। तो ये क्या बन गया, Na2Zn और O2, ये बन गया आपका सोडियम जिंकेट। तो जब भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दैट रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, ये कि जरूरी नहीं है सारी मेटल्स रिएक्ट करें बेस के साथ, नॉट ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद द बेसिस। रिमेंबर थिंग, नॉट ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद द मेटल्स, लेकिन जब भी आपकी बेस के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करेगी तो वहाँ पे भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।